Yes, Vita. So today we are going to start chapter number 11, provisions and contingencies. बेसिकली एक छोटा सा चैप्टर दिया है, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज। ये होता क्या है? इस चैप्टर के अंदर हम बात करें, आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा है भाई। ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, हर साल आपका ईयर एंड होता है और ईयर एंड होने पर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपना कुछ प्रोविजंस वगैरह बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रोविजन फॉर गुरजोत कौर बोल रही हैं सर, इस चैप्टर नंबर 10 डन। यस बेटा, चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया था मेरा लास्ट लेक्चर के अंदर। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। पीबीडी आप बनाते हैं, आप बनाते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स पर डिस्काउंट के लिए हम प्रोविजंस वगैरह बनाते हैं। प्रोविजन फॉर वारंटी। सर ये प्रोविजंस वगैरह होते क्या हैं? बेसिकली भाई आपका ईयर एंड हो रहा है, अब ईयर एंड में आपके मान लो सपोज मैं बात करूं, क्लोजिंग में डेटर्स रखे हुए हैं 10 लाख रुपीस के। अभी जो 10 लाख रुपीस के डेटर्स हैं, इनसे आपको अमाउंट रिसीव होगा या नहीं, वेदर अमाउंट विल बी रिसीव और नॉट फ्रॉम डेटर्स। भाई आपको डेटर से अमाउंट रिसीव होगा या नहीं, इट विल बी नोन इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में हमें पता चलेगा भाई हमारा डेटा से पूरा अमाउंट रिसीव होगा या नहीं होगा, या थोड़ा बहुत बैड डेट होगा, कितना होगा पता नहीं है। सो इन करंट ईयर ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्रोविजन, क्या कर देती हैं वो, प्रोविजंस बना दिए जाते हैं फ्यूचर के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। भाई जब आपकी लाइबिलिटी सर्टेन है बट अमाउंट अनसर्टेन है, लाइबिलिटी सर्टेन है, लाइबिलिटी होगी ये पता है बट कितने की होगी ये पता नहीं है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, प्रोविजंस बनाती है। ये जो पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है, कहाँ पर कवर किया हुआ है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 37 के अंदर, आईएएस 37 के अंदर इसको कवर किया हुआ है ये पूरा चैप्टर। हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 टॉपिक्स रीड आउट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक प्रोविजन, सेकंड टॉपिक कंटिंजेंट लाइबिलिटी। फर्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, वो सब कुछ। सेकंड टॉपिक कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड थर्ड वन इज कंटिंजेंट असेट्स। ये 3 टॉपिक्स हम इसके अंदर रीड आउट करेंगे जिसमें चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें, इसके अंदर एग्जाम कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है भाई, आपके इसमें से क्वेश्चंस वगैरह किस तरह के पुटअप होते हैं। क्वेश्चंस ऑन दिस एरिया आर लाइकली टू फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग वेदर अ प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी। आपको ये बताना होता है तो कि कोई भी पॉइंट दे दिया जाएगा, आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है तो कि ये प्रोविजन में आता है या कंटिंजेंट लायबिलिटी में, शुड बी मेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यू मे ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अ प्रोविजन, या फिर आपको प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट करने से रिलेटेड भी बोला
जा सकता है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक्स आपके कवर अप किए हुए हैं। प्रोविजंस, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, हम उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो सब कुछ, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और कंटिंजेंट असेट्स, ये 3 टॉपिक्स हमारे इसके अंदर कवर अप किए हुए हैं। हम इसके अंदर बात करें तो मैंने आपको सिंपल सा बोला, IAS 37 जो है वो इससे रिलेटेड बनाया है, प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट असेट्स। Before the introduction of IAS 37, there was little guidance on when a provision must and must not be made. पहले इस पर गाइडेंस नहीं था, पहले इस पर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं थी तो कि कब हमें प्रोविजंस बनाने और कब हमें प्रोविजंस नहीं बनाने हैं, लोगों को कंफ्यूजन्स रहते थे। तो इस वजह से हमारा ये IAS 37 बनाया गया था। Gurjot sir, was last chapter completed in 2 or 3 lectures? I think 3 lectures. So IAS 37 aims to prevent this from happening in the future. IAS 37 जो है आपको क्या करता है, फ्यूचर्स में जो हैपनिंग होने वाली उनको रोकता है, मतलब कि आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं तो उन चीजों के लिए वो पहले से प्लानिंग कराता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक दिया है इसके अंदर प्रोविजंस। प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? अ प्रोविजन इज एन लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी है ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, जिसमें टाइम भी पता नहीं है और ना अमाउंट पता है कितना है, अनसर्टेन, एक अप्रोक्सीमेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो, मैं सपोज एप्पल कंपनी है और एप्पल कंपनी क्या करती है, अपने जो भी प्रोडक्ट सेल करती है, वो प्रोडक्ट जो सेल करती है उसके साथ में क्या करती है, विद 1 ईयर वारंटी। 1 ईयर की क्या देती है वो, वारंटी। अगर उस 1 ईयर की वारंटी के टेन्योर में अगर कुछ भी होता है तो वो एप्पल कंपनी क्या करेगी, आपका उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके या रिप्लेस करके आपको नया प्रोडक्ट देती है। तो उसके लिए आप जो प्रोविजन बना रहे हैं, लाइबिलिटी तो है, कंफर्म है मोबाइल में कुछ ना कुछ तो खराबी आएगी थोड़ी बहुत फोन्स में, तो ऐसा नहीं तो कि भाई आप कितनी भी अच्छी से अच्छी कंपनी है लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आती ही आती है। लाइबिलिटी है, अमाउंट अनसर्टेन है, पता नहीं कितने रुपए की रिपेयरिंग आएगी, और टाइमिंग अनसर्टेन है, हुआ तो अगले महीने आ जाए मोबाइल में प्रॉब्लम, और ना आए तो 5 महीने बाद नहीं आए, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन इज एन लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। IAS 37 distinguish provisions from other liabilities such as trade payables and accruals. आपने मान लो अगर गुड्स परचेज करा ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, देन person is known as trade payable. Liability is certain, लाइबिलिटी क्या है, सर्टेन है, एंड अमाउंट इज ऑल्सो सर्टेन। और अमाउंट भी क्या है आपका, फिक्स है, भाई मुझे इतने रुपए का गुड्स परचेज करा तो मुझे इतना अमाउंट पे करना है, अमाउंट भी फिक्स है, और आपकी लाइबिलिटी ये भी फिक्स है। तो उसको तो हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, लाइबिलिटी, क्योंकि आपने गुड्स परचेज करा है और उधार में अगर परचेज करा है तो वो एक आपकी लाइबिलिटी बन चुकी है। तो IAS 37 distinguish from other liabilities such as trade payables and accruals, मतलब outstanding expenses. This is on the basis for a provision there is uncertainty. तो प्रोविजंस के लिए क्या बोला उन्होंने, अनसर्टेनिटी अबाउट द टाइमिंग और अमाउंट ऑफ द फ्यूचर एक्सपेंडिचर। जब अगर सर्टेनिटी आ जाती है तो वहां पर वो क्या बन जाता है, परमानेंट लाइबिलिटी बन जाता है। While uncertainty is clearly present in the case of certain accruals, the uncertainty is generally much less than for provisions. वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। प्रोविजंस का मीनिंग समझ में आ गया, जब आपकी कोई लाइबिलिटी है विद अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोविजन कहते हैं।
सर जब भी हमें अगर प्रोविजंस को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हमने कुछ क्राइटेरिया बना रखा है। क्राइटेरिया टू रिकॉर्ड एज प्रोविजन। अगर आप कोई भी चीज को अगर प्रोविजंस के फॉर्म में अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने बोला है IAS 37 स्टेट दैट अ प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड as a liability in the financial statement when all three of the following conditions are met। अगर आपकी इन तीनों कंडीशंस को अगर पूरा कर दिया जाता है तो उसको हम प्रोविजंस को लाइबिलिटी के फॉर्म में रिकॉर्ड कर देंगे। क्या क्या कंडीशंस हमारी दी है? फर्स्ट कंडीशन दी है, an entity has a present obligation legal or constructive as a result of past event। आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्लिगेशंस होने चाहिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आपके अमाउंट देने के ऑब्लिगेशंस होने चाहिए। लीगल या कंस्ट्रक्टिव, लीगल ऑब्लिगेशंस या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, सर ये क्या लिखा हुआ है? लीगल ऑब्लिगेशंस आपने मान लो वारंटी का एग्रीमेंट कर रखा है, वारंटी एग्रीमेंट ऑफ 1 ईयर। नाउ सेलर इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिफेक्ट्स arise ड्यूरिंग 1 ईयर। अगर कोई भी डिफेक्ट अराइज होता है उस 1 ईयर में तो उसके लिए वो लीगली लाइबल होगा, तो उसको हम कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। और एक होता है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, लीगली ही इज नॉट लाइबल बट कस्टमर या कंज्यूमर हैव एक्सपेक्टेशन टू डू दिस। आप लीगली तो लाइबल नहीं है बट कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है, तो क्या आप ये करेंगे? फॉर एग्जांपल मान लो आप मेरे से जान पहचान वाले हैं, आप मेरे यहाँ से मोबाइल फोन लेकर के जा रहे हैं, अब आपने 1 साल का मान लो उसमें मोबाइल फोन पर वारंटी थी, अब आप 1 साल 2 दिन हो गए और उसके बाद में आए, तो अब आप उम्मीद करके बैठे हैं तो कि अपन जान पहचान वाली दुकान से अगर लिया है तो भाई अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो साल भर के ऊपर भी अगर 2 4 दिन हो जाएंगे तो सर करवा देंगे। तो आप मेरे यहाँ पर आए हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, लीगली तो मैं लाइबल नहीं हूँ बट बाजार में एक रेपुटेशन बनाए रखने के लिए, रिलेशंस बनाए रखने के लिए मैं चीजों को क्या करूंगा, कवर करूंगा, तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन हमारा दिया है, जब अगर आपको कोई भी एक्सपेंसेस को कोई भी अगर उसको प्रोविजंस के फॉर्म में अगर रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए बोला एन एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आपके प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस होने चाहिए चाहे वो लीगल हो या कंस्ट्रक्टिव हो, एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, आपने पास्ट में कोई इवेंट करा था जिसके कारण आपके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। And the second condition, it is probable, probable मतलब that is more than 50% chances, आपकी 50% से ज्यादा चांसेस दैट अ ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशंस। आपको ऑब्लिगेशंस को सेटल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ट्रांसफर करने होंगे। और कितने चांसेस हैं? 50% से ज्यादा चांसेस, तो क्या आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। एक तो मान लो मेरा सॉरी बोलने से काम हो जाए या हाथ जोड़ करके मैं अगर सॉरी बोल दूंगा तो उससे मेरे ऑब्लिगेशन सेटल हो जाएंगे, तो उसमें आपका इकोनॉमिक बेनिफिट सेटल नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप प्रोविजंस नहीं बनाएंगे। आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब मनी से रिलेटेड या मनी या अदर कंसिडरेशन। आपको रिक्वायर्ड रहेगा
to settle the obligations, probable to transfer economic benefits to require settle the obligations. एंड थर्ड कंडीशन हमारा दिया है रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द एप्लीकेशंस। आप एक उसका रिलायबल एस्टिमेट मतलब एक अंदाजा लगाना पॉसिबल हो, उसका एक कैलकुलेशन करना पॉसिबल होना चाहिए, भाई कितना खर्चा हुआ है, कितना अमाउंट अराइज हो सकता है, वो चीज एक अप्रोक्सीमेशन लगाना पॉसिबल होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस दिए हैं, अगर ये तीनों कंडीशंस अगर पूरी हो जाती तो हम उसको प्रोविजंस को लाइबिलिटी के फॉर्म में रिकॉर्ड कर देते हैं, अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या क्या बोला मैंने, सबसे पहले तो प्रोविजंस का मीनिंग बता दिया, एंड लाइबिलिटी विद अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। जब आपकी अगर कोई लाइबिलिटी होती है जिसका टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टेन है तो उसको हम प्रोविजंस कहते हैं। प्रोविजंस को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहली चीज मैंने बताया कौन से उसमें डिफाइन किया हुआ है, ये इसको IAS 37 के अंदर डिफाइन किया हुआ है। और अगर कोई भी प्रोविजंस को आप अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने तीन कंडीशंस दी है। फर्स्ट कंडीशन दिया है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लीगली कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। Second condition, they are probable more than 50% chances to transfer economic benefits to settle the obligation. And third, reliable estimate can be made. यहां तक के पॉइंट में कोई डाउट हो तो बोले बेटा। Sir, can you please explain the second point of resignation? Probable more than 50% likely that a transfer of economic benefits will require to settle the obligations। मतलब कि मुझे obligations को settle करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल फोन सेल करे हैं, तो मोबाइल फोन से रिलेटेड मुझे obligations को अगर सेटल करूंगा, उनको एडजस्ट करूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट जाना चाहिए मेरा। लाइक आज अगर मैं मोबाइल फोन्स की रिपेयरिंग वगैरह करूंगा तो मेरा एक एक्सपेंसेस इंकर्ड होगा नहीं होगा, तो वो चांसेस 50% से ज्यादा होने चाहिए तो कि ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल अराइज, आपका इकोनॉमिक बेनिफिट्स का ट्रांसफर होना चाहिए, तो आप उसके लिए प्रोविजंस क्रिएट करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. फिर वापस से बता रहा हूं मैं, सबसे पहले क्या बताया इसके अंदर, IAS 37 के अंदर इस पूरे चैप्टर को डिफाइन किया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक दिया हमारा प्रोविजंस। प्रोविजंस का मीनिंग क्या होता है, लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। आप कोई भी पॉइंट का अगर प्रोविजंस के फॉर्म में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसकी थ्री कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन, एन एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। आपके प्रेजेंट में ऑब्लिगेशंस आने चाहिए, वो ऑब्लिगेशंस लीगल या कंस्ट्रक्टिव कोई से भी हो सकते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। सेकंड कंडीशन, प्रोबेबल टू ट्रांसफर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू सेटल द ऑब्लिगेशंस। आपके प्रोबेबल है भाई तो कि 50% से ज्यादा चांसेस होने चाहिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सेटल करने के लिए। एंड थर्ड, रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, और रिलायबल एस्टिमेट करना पॉसिबल हो। अब आते हैं हमें उसी पॉइंट्स को, तीनों कंडीशंस को समझाया है। लीगल ऑब्लिगेशंस। लीगल ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन यूजुअली अराइजेस आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ। कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है या कोई लॉ वगैरह के अकॉर्डिंगली अगर आपके ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं तो उसको हम कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशंस। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा है, ग्रास कंपनी सेल लॉन मूवर्स एंड ऑफर्स 1 ईयर वारंटी ऑन ऑल मॉडल्स। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े लॉन मूवर्स मतलब वही बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पर लॉन वगैरह का स्टैब्लिश करने के, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बेसिकली ये इक्विपमेंट्स हैं, किससे रिलेटेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो ग्रास कंपनी सेल लॉन मूवर्स एंड ऑफर्स अ 1 ईयर वारंटी ऑन ऑल मॉडल्स। हाउ शुड ग्रास कंपनी अकाउंट फॉर द वारंटी, तो आपको वारंटी के लिए क्लेम कैसे करना होगा। तो वंस ग्रास कंपनी सेल अ लोन मूवर, द पास्ट इवेंट, उन्होंने क्या करा, पास्ट में मूवमेंट किया, इट हैज अ लीगल ऑब्लिगेशन, तो उनके लीगल ऑब्लिगेशंस आ गए टू रिपेयर एनी डिफेक्ट अकॉर्डिंग टू द वारंटी एग्रीमेंट। तभी उनका क्या हो गया, लीगल ऑब्लिगेशन हो गया, उनको उसको रिपेयर करना होगा वारंटी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। और
उसको हम क्या करेंगे, फिर इट शुड देयरफॉर मेक एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ रिपेयर, तो फिर वो हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन लगाएंगे एंड मेक अ प्रोविजन फॉर दिस अमाउंट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिर उस अमाउंट के लिए हम प्रोविजंस बनाएंगे। सेकंड आता है इसी के अंदर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइजेस थ्रू पास्ट बिहेवियर एंड एक्शंस, आपकी जो पास्ट की बिहेवियर रहा है, पास्ट के जो एक्शंस रहे हैं, where the entity has reached a valid expectation that it will carry out a particular action। तो क्या आपसे कस्टमर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या आप ये एक्शन तो लेंगे ही लेंगे। हम आपसे भी जान पहचान वाली दुकान से खरीद रहे हैं, तो भाई अगर छोटी मोटी रिपेयरिंग हुई तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। Small repairs will be done free of cost। Consumer expect that small repairs will be done free of cost, then it is constructive obligation। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कहेंगे। जहां पर आपके पास बिहेवियर और एक्शन के कारण अगर ऑर्गेनाइजेशन के कैंडिडेट्स को लगता है दैट इट विल कैरी आउट अ पर्टिकुलर एक्शन। फॉर एग्जांपल, सीड कंपनी आल्सो सेंड लॉन मूवर्स, इट डज नॉट ऑफर अ वारंटी ऑन इट्स प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट्स पर वारंटी नहीं प्रोवाइड करती हैं। हाउएवर इट हैज अ रेपुटेशन फॉर मेकिंग रीजनेबल रिपेयर्स फ्री ऑफ चार्ज टू द लोन मूवर्स बॉट फ्रॉम द बिजनेस। लेकिन जो कस्टमर्स वगैरह हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो उस कंपनी की भी एक रेपुटेशन है, तो कि अगर छोटी मोटी रिपेयरिंग होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। कस्टमर्स बाइंग फ्रॉम सीड कंपनी ऑल एक्सपेक्ट टू रिसीव दिस बेनिफिट, और जो भी उनके यहाँ से प्रोडक्ट परचेस करता है वो सब एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्या आप ये बेनिफिट हमें प्रोवाइड करेंगे। देन हाउ शुड सीड कंपनी अकाउंट फॉर द पोटेंशियल रिपेयर्स। तो सीधी सी बात है, आपके लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, सीड कंपनी डज नॉट हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन, इट्स पास्ट एक्शन हाउएवर हैव क्रिएटेड अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज करा एंड बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस द कस्टमर्स ऑफ द सीड कंपनी वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव अ फ्री रिपेयर इफ समथिंग शुड गो रॉन्ग विद देयर न्यू लॉन मूवर्स। और कस्टमर्स ये एक्सपेक्ट कर रहा है तो कि अगर उनके भी प्रोडक्ट्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है छोटी मोटी, तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देगी। देन इट शुड आल्सो therefore make a provision for the probable cost of repairs। तो वही आपको एक अंदाजा लगाना होगा probable cost of repairs कितना होगा, और उस बेसिस पर आप क्या करेंगे, प्रोविजंस क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारी बात हो गई फर्स्ट कंडीशन जो होती है लीगल ऑब्लिगेशन या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। फिर उसी के अंदर दिया था प्रोबेबल आउटफ्लो। प्रोबेबल इज डिफाइंड एज मोर देन लाइकली नॉट टू ऑकर। दिस कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ ग्रेटर देन अ 50% चांसेस ऑफ ऑकरिंग। तो कि भाई 50% से ज्यादा चांसेस है तो कि ये चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग द प्रीवियस एग्जाम्पल ऑफ वारंटी, सीड कंपनी विल नो फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस that this will have to pay out on some of the warranties sold with the loan movers। भी तो क्या आपने जो भी लोन मूवर्स वगैरह सेल करे उनमें से कुछ पर आपको क्या करना पड़ता है, वारंटी वगैरह से रिलेटेड आपको देनी पड़ती है, मतलब कि उस पर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसकी रिपेयरिंग वगैरह करनी पड़ती है। Therefore we would say that it more likely than that not that they will have to pay something as a result of these warranties at the year end। This will make a best estimate of the amount based on the past experience। तो फिर हमें पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे एस्टिमेशन लगाना होता है। वो एस्टिमेशन कैसे लगाया जाता है वो अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है मेजरमेंट। द अमाउंट रिकॉग्नाइज एज अ प्रोविजन शुड बी द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर। जो अमाउंट आप रिकॉर्ड करते हुए एक एस्टिमेशन बेसिस पे लिया जाता है, रिक्वायर्ड टू सेटल द प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। जहां पर हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन लिया जाता है तो कि कितने कितने होने के चांसेस हैं। The estimate will be determined by the judgment of the entity management supplemented by the experience of similar transactions। जो उसी तरह की ट्रांजेक्शन जो बार बार होती है तो उनमें कितना खर्चा होता है उसका एक स्टडी करके फिर हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन लगाया जाता है। When a provision involve a lot of items, अगर provisions के अंदर अगर बहुत सारे items हैं, then the provision is calculated using the expected value approach।
जब अगर आपके अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं प्रोविजंस के अंदर, तो फिर हम जब प्रोविजन कैलकुलेट करना होता है तो कौन सा मेथड फॉलो करता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच. Using the expected value approach, the obligations is estimated by weighing all possible outcomes by their associated probabilities. भैया हर आउटकम आने के, हर रिजल्ट आने की कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 50% खराब होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 40% खराब होने की कितनी प्रोबेबिलिटी? 30% खराब होने की. फिर उसको मल्टीप्लाई कर करके हम क्या करते हैं? फिर प्रोविजंस कैलकुलेट किया जाता है. तो हमें जब प्रोविजंस वगैरह बनाना होता है तो एक बेस्ट एस्टिमेशन लिया जाता है, और जब अगर एक से ज्यादा अगर आइटम्स अगर हैं तो वहां पर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच यूज किया जाता है. और एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच के अंदर हम सारे जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? ऑल एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी से. यहां तक का थ्योरी पार्ट क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Sir, please repeat probable outflow. प्रोबेबल आउटफ्लो मतलब आपका कुछ अमाउंट जाना चाहिए. प्रोबेबल मतलब 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, तो क्या आपका कुछ अमाउंट जाना चाहिए? प्रोबेबल आउटफ्लो अमाउंट जाना चाहिए, आपके चांसेस होने चाहिए. ये नहीं तो कि 10% चांस है, 10% चांस है तो कि मेरा पैसा जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा पैसा. तो प्रोबेबल मोर देन 50% चांसेस. इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir, will you please explain in the contrast with this measurement? कहाँ पर लिखा हुआ था ये? इसका मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन बताता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा अभी वो चीज आपका, मेजरमेंट वगैरह का. और वो जो भाई पॉइंट है भाई, इसके अंदर सिंपल से आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं. हमें जब प्रोविजंस का अमाउंट कैलकुलेट करना होता है, whenever we have to calculate amount of provision, then we use estimate. तो हम क्या करते हैं? एस्टिमेट यूज किया जाता है. एंड फॉर दिस पर्पस expected value approach method used. कौन सा मेथड यूज करते हैं हम? एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच मेथड. और एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच मेथड के अंदर क्या होता है? अंडर दिस पॉसिबल आउटकम मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी. उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है उससे हम मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच निकाला जाता है. कैसे? इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं. पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ. मान लो सपोज मेरे, ये इसका डायरेक्टली एक्टिविटी देख लो, आपकी एक्टिविटी नंबर 1. Parker Company sell goods with a warranty under which customers are covered for the cost of repairs of any manufacturing defect that becomes apparent within the first 6 months of purchase. तो कि पार्कर कंपनी क्या करती है? गुड सेल करती है और उसके साथ में 1 ईयर की 6 मंथ की वारंटी देती है. तो कि अगर इस 6 मंथ के अंदर अगर कुछ भी होता है तो हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर आता है. The company past experience and future expectations indicate the following pattern of likely repairs. तो ये कंपनी का जो पास्ट एक्सपीरियंस है और जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस वगैरह उसके बेसिस पे उन्होंने जो एक एस्टिमेशन लगाया वो क्या बता रहे हैं? तो कि 75% ऑफ द गुड सोल्ड, जो आपने गुड सेल करा है उसका 75% के अंदर कितना डिफेक्ट आता है? नन. तो उसका रिपेयरिंग का खर्चा भी कितना बैठेगा? 0 मिलियन. 20% के अंदर माइनर डिफेक्ट आता है, ये उनका पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं, जिसमें कितना खर्चा बैठेगा आपका? $1 मिलियन का. अगर 20% मोबाइल फोन्स में अगर आपके प्रॉब्लम्स आती है, सॉरी, जो भी प्रोडक्ट्स आपने सेल करा उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो 1 मिलियन का. और 5% के अंदर मेजर रिपेयर का खर्चा होगा, तो उसमें आपका खर्चा बैठेगा कितना? $4 मिलियन.
What should the warranty provision in the Parker's company financial statement be? मैंने अभी हाल बोला, all possible outcomes weighing with the probabilities. तो हमारे यहां पर हम कैसे निकालेंगे 75%, या हम इसको बोलते हैं 0.75, इसको हम बोल सकते हैं 0.75, इसको बोल देंगे 0.20, और इसको बोल देंगे 0.05। तो 0.75 इंटू 0 प्लस 0.20 इंटू 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, प्लस 0.05 इंटू 4 मिलियन मतलब 40 लाख। तो ये कितना हो जाएगा? 0.75 इंटू 0, 10 लाख का 20%, 2 लाख, और 40 लाख का 5%, 2 लाख। तो 0 + 2 लाख, 2 + 2 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? 4 लाख। आपको जो प्रोविजन रिक्वायर्ड रहेगा, व्हाट शुड द प्रोविजन, वारंटी प्रोविजन इन द फाइनेंशियल पार्कर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, तो पार्कर कंपनी के में प्रोविजंस कितना बनेगा? $4 लाख का। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या? यस सर। मैं फिर वापस से उसको रीड आउट करा देता हूँ। एक्स अब हमने जो पढ़ा है वो पॉइंट फिर वापस से एक और बार रीड आउट कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ था मैंने? अब सिंपल सा क्या क्या पॉइंट बोला। हमें जब प्रोविजंस बनाने तो उसकी 3 कंडीशंस बताइए। फर्स्ट कंडीशन, एन एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। आपके पास में प्रेजेंट में ऑब्लिगेशंस आने चाहिए। सेकंड, प्रोबेबल मोर देन 50% चांसेस टू ट्रांसफर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आपके 50% से ज्यादा चांसेस होने चाहिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स ट्रांसफर करने के। एंड थर्ड कंडीशन, रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। फिर लीगल ऑब्लिगेशंस और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस का मीनिंग समझा दिया मैंने। फिर उसके बाद में प्रोबेबल आउटफ्लो मतलब कि आपका कोई भी अमाउंट ट्रांसफर होने के चांसेस होने चाहिए मोर लाइकली देन नॉट टू ऑकर। होने के चांसेस ज्यादा होने चाहिए नहीं होने से। दिस कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ ग्रेटर देन a 50% चांसेस ऑफ ऑकरिंग। ऑकरिंग होने के चांसेस 50% से ज्यादा होने चाहिए इन कंपैरिजन टू नहीं होने के। और तो मेजरमेंट, इट्स लाइक कि 50% से ज्यादा चांसेस हैं अपने की वारंटी में, मतलब फोन्स वगैरह खराब होंगे। ये 50% से ज्यादा चांसेस होने चाहिए इस चीज के। बिल्कुल ओ। बिल्कुल। और मेजरमेंट का हम मैंने बताया बेस्ट एस्टिमेट हमें लगाना होता है भाई, हम एक अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर। सीधी सी बात है, आज आप अगर मोबाइल फोन सेल करेंगे तो आप अगर पिछले 10 ईयर से ये काम कर रहे हैं तो आपको पता रहेगा आपके फोन्स में जनरली कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप अगर बिजनेस करते हैं, आपके अगर पेरेंट्स का बिजनेस है तो उनको पता रहता है तो कि हर साल एक आइडिया लगा हुआ होता है तो कि हर साल कितने रुपए की बैड डेट आती ही आती है। एक अंदाजा अप्रोक्सीमेशन हम लगा सकते हैं। बेस्ट एस्टिमेट समझ में आ रही है? और बेस्ट एस्टिमेट हमें कैसे निकालना होता है? विल बी डिटरमाइंड बाय द जजमेंट ऑफ द एंटिटी मैनेजमेंट। वो एंटिटी अपने मैनेजमेंट के जजमेंट पर वो कैसे लेती है, सप्लीमेंटेड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शंस। उस तरह की जब ट्रांजेक्शंस आप करते हैं तो उसमें क्या आपका एक्सपीरियंस रहता है, उस बेसिस पर आप जजमेंट लेते हैं। और जब आपको प्रोविजंस वगैरह बनाने होते हैं तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच। और एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं? हर पॉसिबल आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर किया है, यहाँ पर हमारे 3 टाइप्स गुड्स थे। 75% गुड्स पर आपका 0 मिलियन का खर्चा हो रहा था क्योंकि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा था। 20% पे आपका माइनर रिपेयर तो उसमें 1 मिलियन का, और 5% पे आपका मेजर रिपेयर तो उसमें 4 मिलियन का खर्चा हो रहा था। तो हमने हर पॉसिबल आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। 0.75 इंटू 0 प्लस 0.20 इंटू 10 लाख प्लस 0.05 इंटू 40 लाख। सॉल्व करा था, हमारा प्रोविजंस का अमाउंट आ गया कितना? $4 लाख। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो मैंने अभी तक के में क्या बता दिया, फिर वापस से बोल रहा हूँ। चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैंने बताया प्रोविजंस का मीनिंग। उसके पहले मैंने बोला कौन से आईएएस में कवर किया हुआ है बेटा, इसको आईएएस 37 के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ। आईएएस 37 प्रोविजंस कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट असेट्स, उसके अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है। प्रोविजंस का मीनिंग बता दिया।
एंड लाइबिलिटी विद अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, उसको हम कहते हैं प्रोविजंस। और प्रोविजंस के लिए 3 कंडीशंस दी हैं। क्या क्या कंडीशंस दी हैं बताएगा कोई? क्या क्या कंडीशंस थी? फर्स्ट बोलो। So legal and constructive obligations. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। Past. सेकंड कंडीशन, Probable outflow. probable outflow to transfer the economic benefits to settle the obligations, है ना बेटा? probable outflow होना चाहिए तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स का टू सेटल द ऑब्लिगेशंस। एंड थर्ड कंडीशन, Reliable estimations रिलायबल एस्टिमेट कैन of बी। the obligations. और फिर उसके बाद में हमने जब हमें अमाउंट निकालना होता है तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू एवरेज प्रोबेबल आउटफ्लो इनटू उसका जो भी प्रोबेबिलिटी होती है उससे। इज इट क्लियर यहाँ तक का पॉइंट? Yes, sir. यहाँ तक की बात हमारी। उसी के बाद में फिर हमारा दिया है प्रोविजन से रिलेटेड एंट्रीज वगैरह का पार्ट। तो ये वाला पार्ट हम कल स्टार्ट करते हैं। फिर आज का आप यहाँ तक का कंप्लीट करिए। कल मैं इसमें प्रोविजंस की जनरल एंट्री क्या होती है, इसका फिर एक्टिविटी नंबर 2 वगैरह वो मैं कल बताता हूँ। ठीक है, आज का Yes, आप sir. यहाँ तक का आप कंप्लीट करिए, बाकी का रिमाइनिंग पार्ट में कल डिस्कस करता हूँ, है ना बेटा? Yes, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you so Done.